बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13.10 टॉपिक नंबर, और ये इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का हम जिक्र करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अब वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। ठीक है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वोल्ट मीटर में और पोटेंशियोमीटर में। जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर से मेजर करना ज़्यादा आसान है, तो फिर हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, वोल्ट मीटर जब हम सर्किट में यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ है वोल्ट मीटर में कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होनी चाहिए। ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसमें से करंट बिल्कुल भी पास ना कर सके। तो अगर करंट उसमें से पास करेगा तो फिर पोटेंशियल एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए फिर जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर से हम एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। मतलब वोल्ट मीटर से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का आज पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल मेजर करने के और भी तरीके हैं। अदर पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर, जिसमें पहले नंबर पर आता है डिजिटल वोल्ट मीटर, जो कि लैब के अंदर इजीली अवेलेबल होता है, और दूसरे नंबर पे आता है सीआरओ। अब डिजिटल वोल्ट मीटर में यह है कि इसको ऑपरेट करने में कुछ एरर हो सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, लैब्स के अंदर जो है वो ज़्यादा तादाद में ये अवेलेबल भी नहीं होते। और दूसरे नंबर पर आता है सीआरओ। सीआरओ भी एक ऐसी कम्प्लेक्स डिवाइस है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए होता है। ठीक है। एक बंदा चाहिए होता है जो सारा जो सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम बनता है, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को ऑपरेट कर सके। तो इसलिए हम फिर एक ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं जो लेस एक्सपेंसिव है और जिससे हम पोटेंशियल जो है वो एक्यूरेटली मेजर भी कर सकते हैं, और वो है पोटेंशियोमीटर। आज हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम ए, जिसमें ये हमारे पास एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दरमियान में रजिस्टर लगा हुआ है। ये सिर्फ डायग्राम समझने के लिए आपकी बुक में सिर्फ इतना सिंबल दिया गया है रजिस्टर का। ठीक है। और जिसकी कंप्लीट डायग्राम ये बनती है। और इसको हम अगर रजिस्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करें, ये नेगेटिव टर्मिनल बनता है बैटरी का, और पॉइंट बी जो है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, और ये वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, वोल्ट मीटर को आपने ये याद रखना कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है। सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करना। वोल्ट मीटर को पैरेलल में ये हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब यहाँ से हम देखेंगे, आपकी बुक में ये मेन डायग्राम है, डायग्राम नंबर बी। अब इस डायग्राम की मदद से हम आगे मज़ीद अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से लेके ए से बी तक जो है इसकी लेंथ आप कंसिडर कर लें। और ये पोटेंशियल सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट सी है। और अब हमारे पास ये जो डायग्राम है, यहाँ पर तो था जो पहली डायग्राम थी ये वाली, इसके अंदर क्या था कि हमारे पास जो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड केस आ रहा है, यहाँ पर ये जो डायग्राम अभी हमने सामने ये जिसको हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर रजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल किस तरह से है, जो पॉइंट सी के साथ ही जो हमने एरो कनेक्ट किया हुआ है ना, ये इसको हम जॉकी कहते हैं, इस लेंथ को। ये भी हम इसको ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, इसको ये वाली, इसको हम जॉकी कहते हैं। और ये पॉइंट इस रजिस्टर के लेफ़्ट और राइट के मूव करने की सलाहियत रखती है। ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, रजिस्टर के राइट साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट सी को।
तो आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट सी को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो रजिस्टर की लेंथ कम हो जाएगी, और अगर इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो रजिस्टर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब रजिस्टर की लेंथ के कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, उसी लिहाज से वोल्ट मीटर पर भी रीडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये हमने जो जॉकी कनेक्ट की हुई है ये वेरिएबल है, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट फिक्स नहीं है, ये इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, जिस तरह हमने रिहोस्टेट में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, और उसमें भी पॉइंट सी को हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहा था, ए और बी जो फिक्स पॉइंट थे। ठीक है, इसी तरह ये जो पॉइंट सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के तौर पर ये एक्ट करेगा। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे अगर हम ये कह दें कि ये वाली बैटरी जो है ये ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट के अंदर, तो सिर्फ आपने पोटेंशियल की जगह पे ईएमएफ को रिप्लेस करना है, E इज़ इक्वल टू आई आर, और आई जो करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I इज़ इक्वल टू E ओवर आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इफ़ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बाई आर देन। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आपने लेट सपोज ये जो पॉइंट सी है इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ए और बी इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो मैंने लिखी है, वो कैपिटल आर के इक्वल है। ये ऊपर डायग्राम में ए और बी की जो रेजिस्टेंस है ये कैपिटल आर के इक्वल है, लेकिन ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर लिखा है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो पॉइंट सी है ये एज ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक्ट कर रहा है, तो इसकी फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं है। ये रेजिस्टेंस पे अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस और हो जाएगी, अगर ये सी जो टर्मिनल है ये बी की जानब मूव करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस और हो जाएगी। तो इसलिए इसको हमने स्मॉल आर लिखा है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो अब हम फर्दर अपनी कैलकुलेशन को आगे लेके चलते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, वी ए सी इज़ इक्वल टू आई आर, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब वी ए सी क्या थी, जो ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, जो ये वाला, इसको हमने वी ए सी कहा हुआ है। ये पॉइंट ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको अब हमने मेजर करना है, और इसको हमने किस तरह से लिखा हुआ है, ये वी ए सी, ये इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है, वी ए सी इज़ इक्वल टू आई आर, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब पुट इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 में हमने आई की वैल्यू फाइंड की थी, और आई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें। आई की वैल्यू क्या आई थी, ई डिवाइडेड बाई आर, और साथ ये जो स्मॉल आर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपके पास ये वी ए सी जो पोटेंशियल है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मतलब ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का जो पार्ट है वो ये है, हाउ ए पोटेंशियोमीटर कैन यूज़ टू कैलकुलेट सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक अननोन ईएमएफ का सोर्स है जो हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियोमीटर से हम ये फाइंड करते हैं। अच्छा, सर्किट वैसे ही आपने ले लेना है, लेकिन सर्किट के अंदर डिफरेंस क्या था वो आप वीडियो को बैक करके देखिएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर पहले बैटरी नहीं लगाई गई थी, अब यहाँ पर हमने एक और बैटरी कनेक्ट कर दी है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे वोल्ट मीटर था जो पहली डायग्राम थी, अब यहाँ पे गुल्वेनोमीटर है। अच्छा, अब सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है जिसकी हमें वैल्यू पता है। फॉर एग्जांपल ये 100 वोल्टेज है, 150 वोल्टेज या 200 वोल्टेज है, या जो भी वैल्यू आपने कंसिडर करनी है, लेकिन हमें ये पता होगा कि इसकी वैल्यू हमें पता है। जो ई एक्स है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये कोई भी एक कोई सेल है या कोई बैटरी है जो हमने यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट की है, और हम ये चाहते हैं कि हम इस पोटेंशियोमीटर के सर्किट को सॉल्व करते हुए इसका पोटेंशियल फाइंड करें। ठीक है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करें जो सोर्स हमने यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट किया है। तो इस यहाँ पर भी सर्किट वही बनेगा। ये जो है पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बी होगा सर्किट का, और ये जिस तरह ये ग्रीन कलर में ये जॉकी जो है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के तौर पर वर्क करेगी। ये अननोन ईएमएफ है और ये नोन है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं हमने। पहला जो पॉइंट है, इफ़ ई इज़ लार्जर दैन ई एक्स, फिर क्या होगा, अगर आपने, हाँ आपको पता तो नहीं है कि ये वाली जो ई एम एफ है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको ये भी नहीं मालूम कि जो आपने नॉन वैल्यू का जो ई एम एफ है यहाँ पे कनेक्ट की है,
ठीक है, ये वाली वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेशन में 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे ये चीज़ मालूम करने के लिए। इफ़ ई इज़ लार्जर दैन ई एक्स, अब अगर तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो ई एम एफ है, ये वाली ई बैटरी, ये इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर किसी एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये अज्यूम कर लें जो ई एक्स है, ये वाला ई एम एफ का सोर्स इससे बड़ा है, या ये कह लें कि ये वाला ई एम एफ का सोर्स इससे छोटा है, तो फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों सेम है। मिसाल के तौर पर ये जो आपने कनेक्ट किया, ये 100 वोल्टेज किया और जिसका आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं वो भी मिसाल के तौर पर वो 100 वोल्टेज की है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये भी अब हमने देखना है। अच्छा, ये जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर को हमने को सिंबल गैल्वेनोमीटर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अगर इसका ईएमएफ इससे ज़्यादा बड़ा है तो फिर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से लेस है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगी। और अगर दोनों सेम है तो फिर क्या होगा कि जितना पोटेंशियल ये गैल्वेनोमीटर को दे रही है बैटरी, उतना ही पोटेंशियल ये बैटरी दे रही है गैल्वेनोमीटर को। दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो इट मीन्स गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं गुजरेगा। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि करंट हमेशा उस वक्त फ्लो करता है जब दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक पॉइंट हाई हो और दूसरा पॉइंट लो हो, तो फिर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैटरी का जो सिंबल है ये वाला, इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल को शो करता है, नेगेटिव एंड जो है वो लो पोटेंशियल को शो करता है। तो फिर हम कहते हैं करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना फ्लो कर रहा है या हाई से लो पोटेंशियल के जाना ट्रैवल कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल और इस बैटरी का पोटेंशियल दोनों सेम है और दरमियान में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखिएगा कि अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो पे है तो इसका ये मतलब है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी, E इज़ इक्वल टू ई एक्स। अच्छा, जो बैटरी का EMF था, इसी डायग्राम को दोबारा से हम देखते हैं। ये बैटरी E है और ये EX है। अब अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फिर हम दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, E इज़ इक्वल टू EX। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। सो अब क्या होगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस ही ख़त्म हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ई एक्स इज़ इक्वल टू आई आर। तो अब अगर हम इसी इक्वेशन से आगे कैलकुलेशन अपनी लेके चलें, तो जिस तरह वी इज़ इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, तो इससे हमने सिर्फ वी को ई से रिप्लेस किया हुआ है। तो ई एक्स जो है वो अननोन ई एम एफ है, वो किसके इक्वल होगी, आई और आर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने स्मॉल आर क्यों लिखा है, कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा, तो ये भी हम अभी समझते हैं इस डायग्राम से, डायग्राम नंबर 20 से। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था, यहाँ पे हमने जॉकी कनेक्ट की थी, तो हमने ये कहा था कि ए से सी तक के दरमियान जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे और ए से बी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो स्मॉल जो ई एक्स अननोन ई एम एफ के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए हम इस डायग्राम को दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। इस बैटरी जो है इसका हम पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जिस पॉइंट से कनेक्ट है, अब इसका मतलब है कि इस बैटरी के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो ए से सी के दरमियान होगी और उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये। ठीक है, ए से सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर है, उसको हमने इसलिए हमने लिखा कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय ये दिस रेजिस्टेंस ए टू सी, मतलब स्मॉल आर। और ये अब हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो ई एक्स इज़ इक्वल टू आई आर, ई एक्स इज़ इक्वल टू आई आर। और ई एक्स किसके इक्वल है, ई एक्स इज़ इक्वल टू आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 आप देखिएगा जाके। इक्वेशन नंबर 1 से हमने सबसे जो पहली इक्वेशन थी उसमें हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट की है। आई किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय आर, और ये स्मॉल आर एज इट इज़ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और ई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय आर
मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। जो अननोन ईएमएफ है उसका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, ई ओवर आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमने पहले दूसरी चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की हुई है चैप्टर नंबर 12 में भी हमने देखा था, वो क्या थी कि रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी छोटी वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर हम बड़ा जो रेजिस्टर है ये वाला, अगर हम बड़ी रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पर इसी डायग्राम को हम देखते हैं, ये वाली इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगी। इस रेजिस्टर की लेंथ को हम कह लेते हैं कैपिटल एल। और अगर हम इस रेजिस्टर को कंसिडर करते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि आर है, ए से सी के दरम्यान जो स्मॉल रेजिस्टेंस आर है, और इस रेजिस्टर की जो लेंथ है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है वो किसकी इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब कैपिटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल लेंथ। इसी तरह जो स्मॉल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, स्मॉल लेंथ। तो ई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल। इसके सिर्फ इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है, इसमें आपने जस्ट कैपिटल आर की जगह पे कैपिटल एल लिख देना है और स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल एल लिख देना है। तो अब ई एक्स जो है अननोन जो पोटेंशियल है उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया है, इन फॉर्म ऑफ लेंथ। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंसेस जो हैं उनसे हमें छुटकारा मिल गया, फार्मूले के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही। तो अब हमने किससे डील करना है, सिर्फ लेंथ से। सो एल इज़ द लेंथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये हमने कहा हुआ था, ये जो दोबारा से अगर मैं सिर्फ छोटा सा सिंबल बनाऊँ सर्किट का, तो ए से बी तक जो लेंथ थी उसको हमने कैपिटल एल कहा हुआ है, और ए से सी तक जो लेंथ थी उसको हमने स्मॉल एल ये लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से आगे कैलकुलेशन अपनी देखते हैं। तो ई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ई एल ओवर एल। ई एक्स किसके, ई वन किसके इक्वल है, ई एल वन डिवाइडेड बाई एल। एंड ई टू किसके इक्वल है, ई टू इज इक्वल टू, अब एक्स की जगह पे 1 पुट कीजिएगा, फिर टू पुट कीजिएगा। ठीक है, ये तो एक जनरल फार्मूला हमारे पास बन गया ना। अगर आप एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई एल वन ओवर एल, और ई टू की जगह पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एल टू डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि L1 और L2 की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। ठीक है, L1 और L2 क्या चीज़ है, तो यहाँ से हम इस डायग्राम से देखते हैं L1 और L2 क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखिएगा, A से C तक जो लेंथ है फॉर एग्जांपल उसको आपने कहा हुआ है ये L1 है। ठीक है, A से C तक जो लेंथ है L1, और आगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है L2। ठीक है, ये L1 और L2 हो जाएंगी आपके लिए। और E1 किसके इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह E1 के लिए ये एक्सप्रेशन है, E2 के लिए ये एक्सप्रेशन है। डिवाइड E1 बाई E2, E1 को E2 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 के लिए क्या इक्वेशन है, E L1 ओवर L। इसी तरह E2 के लिए ये इक्वेशन है, E2 के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिएगा, L1 ओवर कैपिटल L मल्टीप्लाई बाई L ओवर L1, और ये कैंसिल होके आपके पास जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आंसर बन जाएगा, E1 ओवर E2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो ये आपके पास जो है वो पोटेंशियल के लिए फार्मूला बन गया है। अच्छा, इसमें E1 और E2, L1 और L2 ये क्या चीज़ें हैं, ये एक दफ़ा सिर्फ देख लेते हैं। जो E1 है ये आपके पास EMF सोर्स है जो कि नॉन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। E2 जो है ये अननोन है, जो सर्किट के अंदर आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप ये जूम कर लें E2 अननोन है। बाकी लेंथ L1 और L2 आपको पता है। अब ये किस तरह से पता चलेंगे L1 और L2, अब आपने अगर L1 को, अगर आपको L1 का पता हो, ठीक है, L1 लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल ये वाली है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये L1 है, और दूसरी जो लेंथ है अगर आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो L2 है। तो आपको L1 का भी पता चल जाएगा, L2 का भी पता चल जाएगा। ठीक है, वो आप किसी भी स्केल से मेजर कर लें, मीटर रॉड से मेजर कर लें, वो लेंथ आपको पता चल जाएगी।
और उसके बाद E1 जो है ये भी आपको पता है, आपने जो बैटरी मेन कनेक्ट किया वो उसका क्या पोटेंशियल है वो भी आपको पता चल जाएगी, बाकी E2 रह जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर 3 चीज़ें आपको मालूम है और चौथी चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आसानी के साथ आप E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था पोटेंशियोमीटर और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस तरह से काम करता है।